Welcome back to my channel Inbox Geography. In continuation of the series of the geological periods that we were discussing, we will be moving on to our next geological time scale, that is Cenozoic era. अभी तक हम लोगों ने जो वीडियोस देखे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, उसमें पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में फोर्थ तक आते आते हमने मेसोजोइक एरा को कंप्लीट कर लिया था। और अब हम जो समझेंगे वो हम समझेंगे सिनेजोइक एरा, जो कि ही टर्शरी पीरियड का ही पार्ट है। तो बेसिकली जो सिनेजोइक एरा है वो एक वर्ड से लिया गया है, KAINOZOIC, जो कि एक इंग्लिश जियोलॉजिस्ट जॉन फिलिप्स ने 1840 में अपना एक आर्टिकल लिखा था पेनी साइक्लोपीडिया, और उसमें फेनोरोजोइक एओन को डिवीज़न करते हुए उन्होंने सिनेजोइक वर्ड का यूज़ किया था। बेसिकली जो सिनेजोइक जो टर्मिनोलॉजी है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब ही होता है लाइफ, और उसमें ये रिफ्लेक्ट किया जाता है या यह बताया जाता है कि कैसे एक सीक्वेंस में हमारी अर्थ पे एंशिएंट मिडिल लाइफ से होते हुए डेवलपमेंट हुआ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स का। इसी सिनेजोइक एरा के अंदर मेजर जो जोग्राफिकल इवेंट्स थे उसमें एल्पाइन जो माउंटेन रेंजेस है उनका डेवलपमेंट, एल्प्स, कार्पेथियंस जो सदर्न यूरोप में है, एटलस माउंटेन्स जो नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में है, इनका डेवलपमेंट रफली 37 मिलियन से 24 मिलियन ईयर्स के बीच में हुआ, और ये ही एक इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल इवेंट है सिनेजोइक एरा में। इसी काल में ग्रीनलैंड और स्कैंडेविया जो थे वो सेपरेट हो गए। बहुत सारे जो फौना थे जैसे पिग्स, हिपोपोटामस, कैमल्स, डियर, जिराफ, गोट्स, एंटीलोप्स, कैटल, ये सब सिनेजोइक एरा में डेवलप हुए। सिनेजोइक एरा को हमने फिर से एपॉक्स में बांटा हुआ है, जैसे पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इसको हम अब ब्रीफली देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले है प्लायोसीन। पैलियोसीन को एक ऐसे एपॉक के रूप में जाना जाता है जो एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है इसे। तो इसमें मेजर डेवलपमेंट जितने भी मैमल्स थे उनका इस ड्यूरेशन में हुआ था, और इसी वजह से इसे बोला जाता है मैमल्स का जो टाइम है वो। इसमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका आपस में जुड़ गए थे, ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिका से जुड़ा हुआ था, अभी इंडिया एशिया से कनेक्ट नहीं हुआ था, अटलांटिक ओशन जो था वो काफ़ी छोटा था, और साउथ अमेरिका और अफ्रीका अब जस्ट थोड़ा ही ड्रिफ्ट होके, यानी जो विस्थापन हुआ था कॉन्टिनेंट्स का उससे वो अलग हुए ही थे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाएं थी, और पैलियोसीन ने जस्ट जो डायनासोर्स था उनका एक्सटिंक्शन देखा था। तो इस एपॉक ने बेसिकली जो बड़े रेप्टाइल्स डायनासोर थे उनका वो एकदम से ख़त्म हो गए थे, और बाकी के जो रेप्टिलियन ग्रुप्स था वो धीरे धीरे इवॉल्व भी हो रहा था और डेवलप भी हो रहा था। इसके बाद आता है इयोसीन। इयोसीन ऐसा माना जाता है कि बिफोर प्रेजेंट, यानी आज से 70 मिलियन टू 40 मिलियन ईयर्स पहले था, और इंडिया पूरी तरीके से बेसोल्टिक लावा से कवर हुआ था इस एपॉक में। मैमल्स धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे और ज़्यादा, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, राइनोसोरस, मंकीज़। इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन में सी फ्लोर स्प्रेडिंग काफ़ी तेज़ी से हो रही थी। आर्टिक एरिया, स्कॉटलैंड, इरेलैंड, पेनिनसुलर इंडिया, जैसा मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, बेसोल्टिक लावा से कवर हो चुके थे। तो जलवायु जो थी यहाँ पर ग्रीनलैंड की वो इस वक्त थोड़ी सी वार्म थी,
और जो उष्णकटिबंधीय पाम ट्रीज़ यानी ट्रॉपिकल पाम ट्रीज़ थे वो भी ग्रीनलैंड में इस वक्त थे। कुछ एक मैमल्स जैसे वेल्स या सी काउज जो थी वो धीरे धीरे डेवलप या इवॉल्व होने लग गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं ओलिगोसीन एपॉक की। तो ओलिगोसीन एपॉक वेरी करता है 40 मिलियन से 25 मिलियन आज से पहले बिफोर प्रेजेंट, और इसमें अमेरिका यूरोप जो थे काफ़ी इसमें हलचलें, भूगर्भिक हलचलें काफ़ी हो रही थी और एल्प्स का भी अपलिफ्टमेंट हो रहा था। जो जलवायु थी यहाँ की वो वार्म और टेम्परेट थी, यानी जो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है कुछ उससे मिलती जुलती जलवायु थी। और इसके बाद स्नेल्स का जो बहुत सारी वैरायटी है, कैट्स, डॉग, बेयर, इन सब की वैरायटी धीरे धीरे बढ़ रही थी। और इसी टाइम में ऐसा माना जाता है कि ओलिगोसीन में एप्स जो हमारे ह्यूमन बींग्स के पूर्वज माने जाते हैं उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। इसके बाद आता है मायोसीन एपॉक। तो ये वेरी करता है 25 मिलियन से 11 मिलियन ईयर्स पहले, और ज़्यादातर इसमें जो मेडिटेरियन सी था वो सभी तरफ से पानी से घिर गया था। इसके अलावा जो एल्प्स हैं उनके अंदर भी अपलिफ्टमेंट हो रहा था। ग्रेट हिमालयाज़ जो हिमालयाज़ की सबसे ऊंची चोटियां हैं उनका भी काफ़ी अपलिफ्टमेंट, यानी उनकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही थी। जो क्लाइमेट था या जलवायु थी वो नम हो गई थी, और इसी वजह से जो पतझड़ी वन हैं यानी डेसिडियस ट्रीज़ हैं वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में काफ़ी जगहों पर बढ़ने शुरू हो गए थे। नेक्स्ट आता है प्लायोसीन। तो प्लायोसीन 11 मिलियन से लेके 1 मिलियन के बीच में इसका टाइम ड्यूरेशन माना जाता है। नॉर्थ सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ये जो सभी समुद्र हैं छोटे, इनका फॉर्मेशन भी इसी टाइम हुआ था। ज़्यादातर जो हिमालयन फॉर्मेशन का जो हम थर्ड एस्पेक्ट देखते हैं कि उसका डेवलपमेंट का, वो इस प्लायोसीन युग में सबसे ज़्यादा हुआ था। तो ये कुछ ऐसे एपॉक्स हैं जो सिनोज़ोइक इरा को बताते हैं कि, और इसमें डिविजन्स हैं इसके, आपको इनको याद रखना पड़ेगा। प्लायोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, पैलियोसीन। फर्स्ट जो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन है वो पैलियोसीन है। इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। तो आप इसकी कोई लॉजिक बिठा के इसकी सीक्वेंस आपको याद करनी है। पैलियोसीन एपॉक जो है वो सबसे पुराना है और जो प्लायोसीन एपॉक है वो सबसे रीसेंट है। तो अगर आपको इसमें सबसे पुराने से सबसे रीसेंट सीक्वेंस पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए कि पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और फिर प्लायोसीन है। इसके बाद आता है हमारा क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड है क्योंकि इसके बारे में हमको सबसे ज़्यादा जानकारी मिल जाती है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के लिए। उसका कारण भी है कि जितने भी फॉसिल्स, रॉक्स या सेडिमेंट्स हमको मिलते हैं वो अभी भी हमें बहुत अच्छी हालात में मिल जाते हैं और उनसे हम बहुत अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। जो सी शोर्स हैं या सी फ्लोर हैं उनमें फॉसिल्स वेल प्रिजर्व्ड हैं इस एरा के। तो क्वाटरनरी पीरियड के क्वाटरनरी पीरियड के जितने भी हमें जानकारी जो स्रोत हैं जैसे कार्बन डेटिंग, रेडियोमेट्रिक डेटिंग या फॉसिल्स हैं वो इस टाइम के हमको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए इस एरा की इस पीरियड की सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टडी की जा चुकी है। अगर हम बात करें कि टर्म क्वाटरनरी कैसे आया, तो कुछ जो क्वाटरनरी टर्म है ये सबसे पहले 19th सेंचुरी के अंदर पेरिस बेसिन जो फ्रांस का है वहाँ के जो फ्रेंच जियोलॉजिस्ट हैं जूल्स, उन्होंने इसको नाम दिया था और इसके बाद कंटिन्यूली इसको स्टडी कर लिया गया। इसके बाद जो स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट हैं चार्ल्स लीलिल, इन्होंने 1830s के अंदर इसको क्वाटरनरी पीरियड को 2 फर्दर एपॉक्स में डिवाइड कर दिया, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। प्लेस्टोसीन सब पुराना है और होलोसीन इज़ रीसेंट।
अब हम जो दोनों एपॉक्स हैं ये उसको भी हम ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। तो जो पैलेस्टोसीन एपॉक है वो ऐसा माना जाता है कि 1 मिलियन से 10,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट के बीच में इसका टाइम ड्यूरेशन है, और इसे बेसिकली आइस एज के नाम से भी जाना जाता है। इस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन सा युग है जिसे, या कौन सा एपॉक है जिसे आइस एज भी कहा जा सकता है, तो वो है पैलेस्टोसीन एज। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके फिर से काफ़ी डिविजन्स किए गए, काफ़ी इसके अंदर टेम्परेचर इस टाइम में कम होता गया, और आइस शीट्स यानी पूरी जगह हिमनद और जिसे इंग्लिश में ग्लेशियर्स बोलते हैं, वो उनका डोमिनेंस पूरे हर कॉन्टिनेंट पे देखने को मिला, और बहुत टेम्परेचर इसमें कम होता रहा। जो मराइन वाटर्स थे, या जिसे हम कहते हैं कि जो जितने भी ओशंस थे उनका जो सी लेवल है उनके अंदर गिरावट आई, क्योंकि ग्लेशिएशन हो रहा था, यानी पानी जो है वो बर्फ़ में बदल रहा था। और इसी वजह से जो सी लेवल में कमी आई थी, उसकी वजह से हम देख पाते हैं कि जो बेरिंग स्ट्रेट है अलास्का और साइबेरिया, वो इसी वजह से एक ड्राई लैंड के रूप में हमें एक्सपोज हो गया या बन गया था। तो कुछ और जैसे आइस शीट्स बनी भी, उसके बाद टाइम के साथ ये पीछे भी हटी, यानी पिघली भी। तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में काफ़ी चेंजेस जो आए वो इसी वजह से आए, क्योंकि जो आइस शीट्स पिघल रही थी उसकी जो कोस्टल जो मॉर्फोलॉजी होती है, या कोस्टल जो बनावट होती है कॉन्टिनेंट्स की, वो लगातार चेंज करती रहती है इरोजन से या वेदरिंग से। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट होलोसीन, जो अभी चल रहा है, हमें जिसे मानते हैं कि अभी चल रहा है। ये प्रेजेंट एपॉक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि प्रेजेंट एपॉक कौन सा है, तो वो है होलोसीन। और ये काफ़ी इसके अंदर जो जलवायु है उसमें काफ़ी परिवर्तन आए, क्लाइमेटिक चेंजेस या क्लाइमेटिक वार्मिंग इस टाइप में हुई। जो बहुत बड़े ह्यूज लार्ज एनिमल्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए इस टाइम में, वो ख़त्म हो गए। जैसे मैमोथ्स हैं, जो स्लॉथ्स थे, बहुत बड़ी बड़ी जो कैट्स थी, वो इस टाइम के अंदर एक्सटेंड होना शुरू हो गए। और इसके अलावा इसमें जो काफ़ी हम प्रेजेंट में कॉन्टिनेंटल शेप देखते हैं, कॉन्टिनेंट का शेप, उसकी क्लाइमेट, और जो एट प्रेजेंट में फ्लोरा और फौना हम देखते हैं, वो कंटिन्यूसली ये बताती हैं कि कैसे चेंजेस जियोलॉजिकल टाइम में आए हैं। ग्लेशियल लेक्स हमको काफ़ी देखने को मिलते हैं, जैसे जो अब एट प्रेजेंट नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड में हैं, और ये बताते हैं कि बहुत पहले, आज के युग में तो ये लेक्स के हैं, लेकिन बहुत पहले यहाँ पर ग्लेशियर्स रहे होंगे, इसके प्रमाण हमें इन लेक्स से मिल जाते हैं। अभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में की वजह से होलोसीन जो एपॉक है, इसमें लगातार जो क्लाइमेट है उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी पूरी हमारी पृथ्वी का तापमान है, वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये एक मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों के लिए एक ब्रीफ समरी मैं सभी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के लिए मैं बताऊं, और आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में समझ में भी आ जाए, इनके नाम से आप इनको याद रख सकें। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल से, इसलिए मैंने इसके पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को छोटे छोटे वीडियोस में डिवाइड किया हुआ है, ताकि बहुत लंबा अगर वीडियो होता है तो कई बार हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए आप इसको इंटरवल में भी छोटे छोटे पोर्शंस में समझ लीजिए पहले, और अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा। आप कोई भी पर्सनल लॉजिक लगा के आप इनकी सीक्वेंस याद कर सकते हैं। मेजर जो जोग्राफिकल इवेंट्स हैं हर एक पीरियड के, एपॉक के, एरा के आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। होप सो कि मेरी ये एफ़र्ट आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा,
और आपको ये टॉपिक याद करने में आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू एवरीवन।